आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चे बेसिकली हम असूलत इजाद के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि लाहौर बोर्ड में आ चुके हैं, यानी जिन पे स्टार लगा हुआ है उन शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। वैसे तो यहाँ पर सारे बोर्ड्स के शॉर्ट क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, लेकिन हम सिर्फ लाहौर बोर्ड के पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इंसानी सरगर्मियों से क्या मुराद है। ऐसे तमाम अमूर या अफ़ाल जो दौरान ज़िंदगी इंसान अपनी अक्ल व दानिश को इस्तेमाल में लाकर सरअंजाम देता है, इन्हें इंसानी सरगर्मियाँ कहते हैं। यानी वो सारे काम, अमूर अफ़ाल का मतलब होता है काम, वो सारे काम जो कि दौरान ज़िंदगी कोई भी इंसान अपनी अक्ल व ज़हानत को इस्तेमाल करके सरअंजाम देता है, उन्हें कहते हैं इंसानी सरगर्मियाँ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, गैर मुआशी सरगर्मियों की तारीफ। तो गैर मुआशी सरगर्मियाँ, मुआश का मतलब होता है रोज़गार, लेकिन गैर मुआशी मतलब रोज़गार नहीं। तो इसका मतलब ऐसी तमाम सरगर्मियाँ जो कोई भी इंसान बगैर किसी मादी फ़ायदे या मुआवजे के लिए करता है, यानी मुआवजे के लालच के बगैर करता है, उसे कहते हैं गैर मुआशी सरगर्मियाँ। तो पढ़ते हैं यहाँ क्या लिखा है, ऐसी तमाम सरगर्मियाँ जो किसी मादी फ़ायदे या मुआवजे के लालच के बगैर सरअंजाम दी जाएँ गैर मुआशी गैर पैदावारी सरगर्मियाँ कहलाती हैं। ये सरगर्मियाँ अमूमन रूहानी या दिली जज्बात की तस्कीन का ज़रिया होती हैं, जैसे मजहबी सरगर्मियाँ मतलब नमाज़ पढ़ना, ज़कात देना, समाजी बहबूद मतलब माशरे के लिए काम करना, जैसे यतीम खाना वगैरह खोलना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, गैर मुआशी सरगर्मियों के नाम। तो देखा जाए मजहबी सरगर्मियाँ वालिदैन और रिश्तेदारों के जो हुकूक अदा किए जाते हैं, उसके अलावा हुब्बुल वतनी मतलब वतन से प्यार, और समाजी बहबूद यानी माशरे के फलाह के लिए काम करना। तो इस तरह से हम गैर मुआशी सरगर्मियों में इसकी मिसालें भी लिख सकते हैं, जो कि हमारे शॉर्ट क्वेश्चन को लेंथी कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कारोबार से क्या मुराद है। तो बच्चे बेसिकली कारोबार की बात की जाए, कोई भी ऐसी कानूनी मुआशी सरगर्मी, कानूनी मतलब हुकूमत की इजाज़तनामा हुकूमत का लिया हो, कानूनी मुआशी, मुआश मतलब रोज़गार कमाने के लिए कोई भी ऐसी कानूनी मुआशी सरगर्मी जो कि नफ़ा कमाने की गर्ज से इख्तियार की जाए, इसे कारोबार कहते हैं। मसलन कपड़े की सन्नत और परचून की दुकान। तो साथ में हमने लाजमी इस तरीक़ाकार से कोशिश करनी है हर डेफिनेशन की एग्जाम्पल दे। अगर कोई भी काम जो है कानूनी इजाज़तनामे के बगैर किया जा रहा है, यानी उसके लिए इजाज़तनामा लेना ज़रूरी था लेकिन हमने नहीं लिया, तो इसका मतलब वो बच्चे कारोबार नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, खिदमती कारोबार। तो ऐसा कारोबार जिसका मकसद माशरे की खिदमत करना होता है, उसे कहते हैं खिदमती कारोबार। यानी वहाँ पर अशिया नहीं बन रही होती बल्कि खिदमात दी जा रही होती हैं, जैसे बैंकिंग का कारोबार। तो बैंक अगर कोई बंदा चला रहा है, इसका मतलब वो चीज़ें बना के नहीं दे रहा बल्कि खिदमात फराहम कर रहा है मुआशरे को। उसके अलावा स्कूल खोलना या कॉलेज खोलना, कॉलेज ओपन करना, तो ये सारे खिदमती कारोबार है, हम इसकी मिसालों में लिख सकते हैं। यानी कोई भी बैंकिंग का जो कारोबार है वो खिदमती कारोबार की एक मिसाल है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, पेशा, पेशे की तारीफ। तो कोई भी शख्स तखसीस इल्म या हुनरमंदी की बुनियाद पर अपनी खिदमात अगर कीमतन पेश करता है, इसे पेशा कहते हैं। यानी किसी शख्स के पास किसी चीज़ के मुतल्लिक इल्म है और उसे उसके अंदर महारत है या हुनर है, तो अगर कोई भी बंदा हुनरमंदी की बुनियाद पर अपनी खिदमात को कीमतन पेश करता है, यानी उसके पैसे वसूल करता है, तो उसे बेसिकली पेशा कहते हैं। जैसे हम बात करें बढ़ाई की, लोहार की, उसके अलावा डॉक्टर, वकील, उस्ताद, तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, मतलब इनमें कोई हुनर होता है जो ये पेश करते हैं और उसका मुआवजा वसूल करते हैं। तो हम इसमें बढ़ाई भी लिख सकते हैं, उसके अलावा लोहार, सुनार। नेक्स्ट हमारे पास बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन है, कारोबार शुरू करने के 4 मुख्तलिफ मराहिल के नाम। तो कारोबार की नौइयत, मतलब कारोबार की नौइयत बताना कि कारोबार अशिया बनानी है या खिदमात की सूरत में हमने मुनाफा कमाना है, या फिर लोहे का, लकड़ी का, किस किस्म का, मतलब उसमें नौइयत बताई जाती है। जिसामत छोटे पैमाने पे करना है, बड़े पे या दरमियाने पैमाने पे इंतज़ाम, उसका इंतज़ाम कौन संभालेगा, और सरमाया मतलब कारोबार में पैसे तकरीबन कम अज़ कम कितने होने चाहिए कारोबार को शुरू करने के लिए। तो बेसिकली यही है कारोबार शुरू करने के 4 मुख्तलिफ मराहिल के नाम। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास क्वेश्चन है, सन्नत से क्या मुराद है। सन्नत से मुराद होता है खाम माल को इस्तेमाल करते हुए ज़रूरत की चीज़ बनाना। तो पढ़ते हैं, हमारे पास यहाँ का लिखा है, सन्नत कारोबार का एक अहम शोबा है। अगर बात की जाए तो बच्चे कारोबार को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, कॉमर्स में और सन्नत में। सन्नत में चीज़ बनाई जाती है और कॉमर्स के अंदर चीज़ को आजर से सारिफ तक पहुँचाया जाता है। आजर मतलब बनाने वाले से सारिफ, यानी जो चीज़ इस्तेमाल करना चाहता है, ज़ाती इस्तेमाल के लिए ख़रीदता है, उसे सारिफ कहते हैं।
तो इसका मतलब है चीज़ आजिज़ से सारिक तक पहुँचाने के तमाम अवामिल जो हैं वो कॉमर्स में शामिल होते हैं। तो यहाँ हम डेफिनेशन की बात करें, बेसिकली हमारे पास जो लाहौर बोर्ड में आया वो है सन्नत। तो यहाँ लिखा हमारे पास, सन्नत में मुफ्ती फामली ने पैदाइश को इस्तेमाल में लाते हुए यानी ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम को मिलाकर मुआशरे के लिए मुफीद और कार आमद अशिया तैयार की जाती है। तो बेसिकली हम खाम माल को इस्तेमाल करते हुए ज़रूरत की चीज़ बनाते हैं, उसे कहते हैं सन्नत। बेसिकली सन्नत को दो इकसाम में तकसीम किया जाता है, इब्तदाई सन्नत और सानवी सन्नत। तो हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन को इस तरीके से लेंथी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है घरेलू तिजारत। तो बच्चे, घरेलू तिजारत को अंदरूनी तिजारत भी कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है मुल्की तिजारत भी कहते हैं, यानी जो हमारे पास घरेलू तिजारत होती है उसके बेसिकली मुख्तलिफ तरह के नेम होते हैं। अब हम बात करें इसकी इकसाम की, तो इसकी बुनियादी तौर पर दो इकसाम है, थोक फरोश और परचून फरोश। थोक फरोश आजत से बड़ी मिकदार में चीज़ लेता है, अपने पास ज़ख़ीरा करके रखता है और ज़रूरत के मुताबिक परचून फरोश को देता है। और आगे से परचून फरोश जो है थोक फरोश से ज़रूरत के मुताबिक चीज़ लेता है और सारिफ को उसकी ज़रूरत के मुताबिक देता है। तो इसका मतलब है सबसे ज़्यादा जो मालदार बंदा होता है वो थोक फरोश होता है, क्योंकि वो बड़ी मिकदार में ख़रीदता है, ज़ख़ीरा करके भी खुद अपने पास रखता है और उसे आगे परचून फरोश को देता है और परचून फरोश से आगे चीज़ जाती है सारिफ के पास। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कॉमर्स की तारीफ। कॉमर्स का मतलब क्या होता है? कॉमर्स कारोबार का एक शोबा है, क्योंकि कारोबार दो हिस्सों में तकसीम है, कॉमर्स में और सनत में। इसका मतलब कॉमर्स कारोबार का एक शोबा है, हिस्सा है, जिसमें अशिया को इसकी जाय पैदाइश से लेकर इन्हें हुतमी सार्फिन तक पहुँचाने के तमाम अवामिल शामिल होते हैं। यानी जाय पैदाइश यानी आजत से लेकर इसे हुतमी सार्फिन तक पहुँचाने के तमाम अवामिल शामिल होते हैं, जैसे माल की नकलो हमल यानी सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, ताजर एजेंट का किरदार, बीमा कंपनियां, मुती मालियाती अदारे, माल की तशहीर, ज़ख़ीरा कारी। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है बिला वास्ता या बला वास्ता अशिया के तबादले में मददगार साबित होती हैं, वो कॉमर्स के ज़मरा में आती हैं। यानी अगर बच्चे ज़राए नक़्लो अमल नहीं हो, इसका मतलब है चीज़ तो आज सारिफ तक पहुंची नहीं, तो हमें कारोबार में मुनाफा कैसे मिलेगा? जब तक सारी चीज़ को ख़रीदेगा नहीं तब तक हमें पैसे भी नहीं वसूल होंगे, तो हम मुनाफा भी नहीं कमा सकते। उसके अलावा एजेंट देखा जाए तो मदद कर रहे होते हैं कारोबारी मामलात को सरअंजाम देने में। बीमा कंपनियां चीज़ की इंश्योरेंस करती हैं ताकि चीज़ हम आसानी के साथ बाहर के मुल्क भेज सकें, जो हमने बनाई है, हम बरामद करना चाहते हैं लेकिन ख़तरात की वजह से नहीं कर रहे हैं। मालियाती अदारे वगैरह हमें कर्जा देते हैं। उसके अलावा माल की तशहीर, हम अपनी चीज़ की जो है एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। नेक्स्ट है तिजारत की तारीफ। बेसिकली तिजारत का मतलब होता है अशिया का लेन देन। तो यहाँ पढ़ते हैं हमारे पास क्या लिखा है, तिजारत अशिया की खरीदो फरोख्त का नाम है, चाहे ये खरीदो फरोख्त ज़र के बदले में हो या बराह रास्त अशिया के बदले में हो। तो देखा जाए तो अगर खरीदो फरोख्त हम ज़ाहिरा जब हम तिजारत करेंगे, इसका मतलब हम ज़र के बदले में करेंगे या फिर बराह रास्त अशिया के बदले में की जाती है। इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन को हम लेंथी भी कर सकते हैं। तिजारत को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, मुल्की तिजारत और गैर मुल्की तिजारत। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बैन अक़वामी तिजारत और मुल्की तिजारत में फ़र्क। तो मुल्की तिजारत ऐसी तिजारत होती है जो एक ही मुल्क के बाशिंदों के दरमियान की जाती है और इसकी दो बुनियादी इक़साम है, थोक फरोश और परचून फरोश। इसी तरीके से बैन अक़वामी यानी जिसको गैर मुल्की तिजारत, उसके अलावा बैरूनी तिजारत भी कहते हैं, तो वो ऐसी तिजारत होती है जो दो या दो से ज़्यादा ममालिक के बाशिंदों के दरमियान में की जाती है, उसे कहते हैं गैर मुल्की तिजारत। और गैर मुल्की तिजारत की तीन बुनियादी इक़साम है, दरामद, बरामद यानी दरामदी तिजारत, बरामदी तिजारत और इंटरपार्ट तिजारत। नेक्स्ट हमारे पास बच्चे क्वेश्चन है बरामदी तिजारत से क्या मुराद है। तो बरामद, बर का मतलब होता है बाहर जाना यानी भेजना, दर का मतलब होता है दरवाज़ा यानी अंदर आना। तो बर मतलब बाहर भेजना, इसका मतलब है अगर अशिया और खिदमात किसी दूसरे मुल्क या के ताजरों या अदारों को फ़रोख्त की जाए, तो बेसिकली अगर अशिया और खिदमात बाहर के मुल्क फ़रोख्त की जाए, उन्हें भेजा जाए, तो ये बरामदी तिजारत कहलाती है। अब दूसरी तरफ दर यानी दरवाज़ा अंदर आना, तो इसका मतलब अगर अशिया और खिदमात दूसरे ममालिक से ख़रीद कर अपने मुल्क में लाई जाएँ, यानी मुल्की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अगर अशिया और खिदमात बाहर के मुल्क से मंगवाई जाएँ, उसे कहते हैं दरामदी तिजारत। यानी दरामद का मतलब होता है गैर ममालिक से ख़रीदी गई अशिया और खिदमात। नेक्स्ट हमारे पास बच्चे यहाँ से देखा जाए तो क्वेश्चन है
कारोबार और कॉमर्स में फ़र्क। अब हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, हमें डेफिनेशन पता है। कारोबार कोई भी ऐसी कानूनी सरगर्मी जो नफ़ा कमाने के लिए की जाए, और कॉमर्स अशिया को उसकी जाए पैदाइश से लेकर उतमी सार्फिन तक पहुँचाने के तमाम अवामिल कॉमर्स में शामिल होते हैं। अब हम बात करते हैं वुस्ते मज़ामीन की, मतलब दोनों में से कौन सा मज़ामीन है जो ज़्यादा बड़ा है। तो कारोबार को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, सन्नत और कॉमर्स में। अब हम बात करें इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो बच्चे इसका मतलब है कारोबार जो है वो ज़्यादा वसी मज़ामीन है, क्योंकि कारोबार के अंदर सन्नत भी शामिल है लेकिन कॉमर्स के अंदर सन्नत शामिल नहीं है। तो इसका मतलब है कारोबार और कॉमर्स में से जो ज़्यादा वसी मज़ामीन है वो हमारे पास जो है कारोबार का है। तो यहाँ भी यही लिखा है, वुस्ते मज़ामीन में कारोबार की इस्तिलाही मफहूम के लिहाज से बहुत वसी है, लेकिन कॉमर्स जो है वो कारोबार की ही एक शाख है। तो ये देखा जाए तो ये कॉमर्स कारोबार की एक शाख है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर बाद मलकीती कारोबार का नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मेरे कुछ कुलीग्स हैं जो कि यतीम खाना खोलने के बहुत ख्वाहिशमंद हैं और इसके लिए फ़ंड इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप नेकी के इस काम में अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस पर जायज़ कैश करवा सकते हैं, या कोई भी कंट्रीब्यूशन करना चाहता है तो उन्हें ये कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी दी हुई रकम किसी भी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलती रहे। नेक्स्ट हमारे पास बच्चे क्वेश्चन है, वाहद मलकीती कारोबार और फ़र्द वाहद। अमूमन नेम चेंज किए जाते हैं, इसलिए हमें दोनों जो हम हमारे पास वर्ड्स हैं हमें अच्छे से अल्फाज समझ में होने चाहिए। तो वाहद मलकीती कारोबार या फ़र्द वाहद, ऐसा कारोबार, ये वाहद मलकीती कारोबार जो है कारोबारी तंजीम है, यानी एक कारोबार की ही किस्म है। तो कारोबार की एक ऐसी तंजीम है जो फ़र्द वाहद की मलकियत होता है, वही इसे चलाता है। यानी वाहद मलकीती कारोबार एक ऐसी कारोबारी तंजीम है जिससे फ़र्द वाहद खुद ही अकेला ही कारोबार में सरमाया लगाता है, यानी अपने ज़राए से मुहैया करता है, उसका इंतज़ाम संभालता है और अकेला ही नफ़ा नुकसान का मालिक होता है। उसे कहते हैं वाहद मलकीती कारोबार। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वाहद मलकीती कारोबार के नुकसानात। तो ऐसे क्वेश्चन को हम बड़ी आसानी से खुद से भी लिख सकते हैं, यानी अगर हम वाहद मलकीती कारोबार कर रहे हैं तो हमें कौन से दो नुकसानात जो है फेस करने पड़ेंगे। तो अगर इस तरह से कहा जाए दो नुकसानात, कम अज़ कम बच्चे हमें 4 आने चाहिए, क्योंकि अगर वो हमसे नहीं पूछे दो नुकसानात, इसका मतलब फिर हमें कम अज़ कम 4 लिखने होते हैं। तो बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम वाहद मलकीती कारोबार करें, इसका मतलब माली कमज़ोरी, यानी जो हम पैसे लाएंगे वही कारोबार में लगाएंगे, हमारे कारोबार का अपना कोई भी नाम नहीं होता, यानी उसकी कानूनी तौर पर कोई भी अहमियत नहीं होती। इसका मतलब है हमारे कारोबार को कर्जा भी नहीं मिलता। नेक्स्ट है गैर महदूद जिम्मेदारी। तो वाहद मलकीती कारोबार में जिम्मेदारी हमारी गैर महदूद होगी, क्योंकि अगर नुकसान होगा, सपोज हमने कपड़े का काम स्टार्ट किया, कपड़े की दुकान खोली हुई है, तो हमें नुकसान होगा, इसका मतलब हमारी ज़ाती जायदाद भी उस नुकसान के अजाले के लिए फ़रोख्त हो जाएगी। गैर महदूद जिम्मेदारी का मतलब होता है नुकसान की जिम्मेदारी महदूद नहीं होती, बल्कि वजाबात यानी जो अदायगी है नुकसान के अजाले के लिए ज़ाती जायदाद भी फ़रोख्त हो जाती है। नेक्स्ट है इंतज़ामी अमूर। सारे काम हमें खुद ही करने हैं तो इंतज़ामी मसाइल पैदा होंगे, यानी इंतज़ाम करने में मसला होगा। नेक्स्ट है कानूनी तहफ़्फ़ुज़ का ना होना। हमारा कोई कारोबार की कानूनी हैसियत नहीं है, इसका मतलब हमें हुकूमत की तरफ से ज़रूरत पड़ने पर तहफ़्फ़ुज़ यानी प्रोटेक्शन भी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है नापायदार। सारे का सारा कारोबार हम पे डिपेंड करता है, इसका मतलब अगर हमारे साथ कोई भी इंसिडेंट हो जाए या हम बीमार पड़ जाएं तो ये कारोबार बंद हो जाएगा। इसका मतलब नापायदार, ये ज़्यादा देर तक नहीं चलता। नेक्स्ट है हमारे पास वाहद मलकीती कारोबार की 4 मिसालें, परचून फरोश, पेंटर्स, ब्राइड, टूरिस्ट गार्ड और हिजाम। तो ये हम बेसिकली वाहद मलकीती कारोबार की अगर डेफिनेशन आई हो उसमें भी लाजमी लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वाहद मलकीती कारोबार पर लोगों का इत्मीनान कम क्यों होता है। अगर देखा जाए वाहद मलकीती कारोबार पर लोगों का इत्मीनान कम होता है, उसकी वजह ये होती है कि ये वाहद आजर यानी वाहद मलकीती कारोबार का जो मालिक होता है वो अपने कारोबार का हिसाबात और सरगर्मियों की अशायत नहीं करता, और इस कारोबार को चलाने और ख़त्म करने के लिए कोई कानूनी ज़ाब्ता नहीं होता। ज़ाब्ता का मतलब होता है असूल नहीं होता, यानी वाहद मलकीती कारोबार में ऑडिट नहीं करवाया जाता। ऑडिट का मतलब होता है साल भर के खाता जात का हिसाब किताब करवाना। तो इसका मतलब अगर ऑडिट नहीं करवाया जाता तो पब्लिक को पता भी नहीं चल पाता कि ये जो वाहद मलकीती कारोबार है क्या फ़ायदे पे है या नुकसान में है। फिर इस वाहद मलकीती कारोबार का अपना कोई भी ख़ास जो है कानूनी हैसियत नहीं होती, इसका मतलब इसे कर्जा वगैरह भी जो है किसी भी बैंक से या माली अदारे से आसानी से नहीं मिल पाता। तो इसीलिए बेसिकली इस कारोबार की जो है
इस किस्म के कारोबार पर लोगों का इत्मीनान कम होता है, क्योंकि वो अपने कारोबारी हिसाबात और सरगर्मियों की इशाअत नहीं करवाते। जब कोई कारोबार असल में अपना जो है ऑडिट करवाता है ना, तो उससे हर शख्स को पता चल जाता है कि ये कारोबार की फाइनेंशियल माली जो कंडीशन है, माली हालत कैसे है, यानी ये कारोबार नफ़ा पे चल रहा है या नुकसान पे। तो फिर लोगों का इत्मीनान बढ़ता है ऑडिट करवाने पे, लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पर नहीं होता। तो इसीलिए इस कारोबार की जो है कानूनी कोई भी हैसियत नहीं होती, यानी और इसी वजह से लोगों का जो है इस कारोबार पर इत्मीनान भी ज़्यादा नहीं होता। वो इस किस्म के कारोबार के साथ ज़्यादा लेन देन करना पसंद नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, क्या वाहद मिल्कियती कारोबार में इंतकाल पजीरी आसान होती है? इंतकाल पजीरी का मतलब होता है मुंतकिल होना। हम बड़ी आसानी से समझते हैं, अगर हम सपोज परचून की दुकान है हमारी, इसका मतलब हम आसानी से उसे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं, क्योंकि हमें किसी भी कानूनी कार्रवाई की, किसी भी किस्म की किसी से इजाज़तनामा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना सिर्फ हम जो है आसानी से एक जगह से दूसरी जगह अपना कारोबार मुंतकिल कर सकते हैं, बल्कि अपने कारोबार की नोयत भी तब्दील कर सकते हैं। यानी हम कपड़े का काम कर रहे थे, तो हमने कपड़े जो है कोई और कोई काम करना स्टार्ट कर दिया, हमने कहा नहीं, हमने कपड़े का काम नहीं करना, जैसे किताबों वगैरह का। तो इसका मतलब है बेसिकली हम यहाँ पर कारोबार की नोयत भी तब्दील कर सकते हैं। वाहद मिल्कियती कारोबार में ना सिर्फ किसी दूसरे शख्स को किसी कानूनी कार्रवाई के बगैर आसानी से मुंतकिल किया जा सकता है, बल्कि बरवक्त ज़रूरत इसकी नोयत भी तब्दील की जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास बच्चे यहाँ से क्वेश्चन है, चैप्टर है शराकती कारोबार के बारे में, तो पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारी डेफिनेशन है शराकत की तारीफ। शराकत का जो एक्ट है वो 1932 है, जिसके मुताबिक जो है शराकती कारोबार रजिस्टर करवाया जाता है, या फिर शराकती कारोबार अपने सारे फ़राइज़ सर अंजाम देता है। तो डेफिनेशन इसकी क्या लिखी है 1932 के एक्ट में? शराकत इन लोगों के दरमियान रिश्तेदारी का नाम है जो ऐसे कारोबार में नफ़ा की तकसीम के लिए रजामंद हों, जिसे सब मिलकर या कोई एक या एक सबके नुमाइंदे की हैसियत से काम करे। यानी जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर पैसे इकट्ठे करते हैं किसी कारोबार को करने के लिए, इस मकसद पर, इस रजामंदी पर कि उनमें से कोई एक या वो सारे इंतज़ामी अमूर में शिरकत करेंगे। बच्चे सपोज के 5 लोग मिलके कारोबार करें, अब ज़रूरी तो नहीं कि सारे इंतज़ाम में हिस्सा लेंगे। अगर कुछ कह रहे हैं नहीं, हमने इंतज़ामी अमूर में हिस्सा नहीं लेना, सिर्फ तुमने, एक बंदे ने सारे काम सर अंजाम देने हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। और या फिर सारे कहें कि हम सारों ने भी इंतज़ामी अमूर में शिरकत करनी है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये उनके दरमियान में जो शराकती मुआहदा हुआ होता है उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि शराकती कारोबार को किस तरीक़ाकार से जारी रखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है शराकती कारोबार की खसूसियात, यानी अगर हम शराकती कारोबार चला रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी खसूसियात होंगी? गैर महदूद जिम्मेदारी। बच्चे इस किस्म के कारोबार में जो जिम्मेदारी होती है वो हमारी गैर महदूद होती है, यानी अगर नुकसान हो जाए तो नुकसान के अजाले के लिए हमारी घर की जायदाद भी फ़रोख्त हो जाएगी। अलहदा कानूनी हैसियत का ना होना। बेसिकली शराकती कारोबार रजिस्टर नहीं हुआ होता, यानी लाजमी नहीं होता। हिस्सेदारों पे इन्हिसार करता है, हिस्सेदार उसे रजिस्टर करवाते हैं या नहीं। तो इसका मतलब है अगर रजिस्टर नहीं हुआ तो इसका मतलब इसकी अलहदा से कोई भी कानूनी हैसियत भी नहीं होगी, क्योंकि वो रजिस्टर ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब उसका जो है अलहदा कोई भी कानूनी हैसियत नहीं होगी, उसका अपना कोई भी ख़ास नाम नहीं होगा जो कि हुकूमत माने। नेक्स्ट है बाहमी मुशावरत। तो जो मशवरे होते हैं वो सबकी राय से ही, बाहमी मुशावरत से ही किसी भी किस्म का फ़ैसला यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट है हिस्सेदार बतौर एजेंट। हर हिस्सेदार दूसरे हिस्सेदार का एजेंट, नुमाइंदा होता है एक दूसरे का जो है, यानी कोई भी शख्स जो है कारोबार अपने जो यहाँ पर कारोबार है उससे मुतल्लिक मुआहदा कर सकता है। तो हिस्सेदार बतौर एजेंट, एजेंट का मतलब होता है नुमाइंदाई। तो हर हिस्सेदार दूसरे हिस्सेदार का एजेंट होता है। नफ़ा नुकसान की तकसीम उनका जो है, नफ़ा नुकसान की तकसीम उनका कारोबार में लगाए हुए पैसों के मुताबिक तकसीम होता है। तो मतलब जिसने पैसे ज़्यादा लगाए हैं, जिस शरह से लगाए हैं, उसी शरह से उसे नफ़ा या फिर नुकसान भी मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है शराकती मुआहदे में शराकती कारोबार में गैर महदूद जिम्मेदारी से क्या मुराद है? तो इसका मतलब है अगर हम शराकती कारोबार कर रहे हैं तो हमने पहले भी बात की, इसकी रजिस्ट्रेशन लाजमी नहीं होती। इसका मतलब है शराकती कारोबार में जिम्मेदारी गैर महदूद होती है, क्योंकि हिस्सेदारों को यहाँ पर नुकसान की सूरत में तमाम हिस्सेदारों को अपने मुआहदे के मुताबिक तमाम नुकसान पूरा करना होता है, चाहे इसके लिए इसकी ज़ाती जायदाद ही क्यों ना बेचनी पड़े।
तो बेसिकली गैर महदूद का मतलब यही होता है कि ज़ाती जायदाद भी फ़रोख्त हो सकती है। नेक्स्ट है शराकती मुआहदा। बच्चे बेसिकली मुआहदे का मतलब होता है वादा, यानी वो दस्तावेज़ जिसमें शराकती कारोबार को चलाने के मुतल्लिक तमाम कवायद ज़वाबित लिखे होते हैं, उसे कहते हैं शराकती मुआहदा। तो यहाँ क्या लिखा है, एक ऐसी दस्तावेज जिसमें शराकती कारोबार को चलाने से मुतल्लिक तमाम अमूर का मतलब होता है काम और ज़रूरी कवायद ज़वाबित दर्ज हों। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इख्तियारी शराकत। तो बेसिकली इख्तियारी शराकत शराकत की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। तो इख्तियारी शराकत की एक ऐसी किस्म है, शराकती कारोबार की एक ऐसी किस्म है जिसमें मकसद मुकर्रर नहीं होता या फिर वहाँ पर मुद्दत मुकर्रर नहीं होती। तो अगर किसी भी कारोबार में मकसद मुद्दत मुकर्रर नहीं होती, इसका मतलब हम उसे कहते हैं इख्तियारी शराकत। तो पढ़ते हैं ऐसा शराकती कारोबार जिसमें पहले से ही मुद्दत का तयन नहीं किया जाता और इस शराकत में किसी मखसूस वक्त या मखसूस मकासद के लिए तश्कील नहीं दी जाती, बल्कि ये शराकत हिस्सेदारों की बाहमी रजामंदी और इत्मीनान की फ़िज़ा कायम रहने तक चलती रहती है। तो अगर हम कारोबार करें, हमने पहले से मुद्दत भी मुकर्रर नहीं की शराकती कारोबार की और ये भी नहीं मुकर्रर किया कि हम किस मकसद के लिए शराकती कारोबार शुरू कर रहे हैं। तो अगर मकसद मुकर्रर नहीं है, मुद्दत मुकर्रर नहीं है, उसे कहेंगे इख्तियारी शराकत। और ऐसी सूरत हाल में हिस्सेदारों की बाहमी रजामंदी और इत्मीनान की वजह से ये शराकत की ये किस्म चलती रहती है, यानी जब तक इत्मीनान रहता है तब तक इस किस्म का शराकती कारोबार जारी रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास महदूद शराकत। तो महदूद शराकत का जो है हमारे पास महदूद शराकती एक्ट मजरिया 1907 के तहत कायम किया जाता है, यानी शराकत की ये किस्म जो है 1907 के एक्ट के तहत कायम की जाती है। तो बेसिकली ये भी शराकत की किस्म में से ही एक है, इकसाम में से ही एक है महदूद शराकत। तो महदूद शराकत में होता क्या है, महदूद शराकत की एक ऐसी किस्म है जिसके अंदर कम अज़ कम एक हिस्सेदार की जिम्मेदारी महदूद या फिर कम अज़ कम एक ही गैर महदूद होती है। अब अगर हम कहें कि किसी शख्स की जिम्मेदारी महदूद है, इसका मतलब है हम उसे कहेंगे कि तुमने इंतज़ामी अमूर में शिरकत नहीं करेंगे, क्योंकि अगर तुम्हारी वजह से नुकसान होगा, अजाला तो हमें करना है, ज़ाती जायदाद तो हमारी जानी है, तुम्हारी नहीं जानी। तो इसका मतलब जिसकी जिम्मेदारी महदूद होती है वो इंतज़ामी अमूर में शिरकत नहीं करता। तो यहाँ लिखा क्या, महदूद शराकत में कम अज़ कम एक हिस्सेदार की जिम्मेदारी महदूद और बाकियों की गैर महदूद, यानी अगर एक ही महदूद होगी बाकियों की गैर महदूद होगी, या फिर यहाँ लिखा है यहाँ कम अज़ कम एक ही गैर महदूद वाला होना ज़रूरी है। तो अगर एक ही महदूद है, इसका मतलब बाकी सबकी गैर महदूद होगी। और जिसकी जिम्मेदारी महदूद होगी, इसका मतलब वो इंतज़ामी अमूर में शिरकत भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट है मखसूस शराकत से क्या मुराद है। ये नाम से ही बच्चे समझ आ रहा है, अगर कोई भी शराकती कारोबार किसी ख़ास मकसद के लिए किया जाए उसे कहते हैं मखसूस शराकत। अगर शराकत किसी मखसूस कारोबार के लिए की जाए तो वो मखसूस शराकत कहलाती है। मतलब अगर शराकत किसी ख़ास कारोबार के लिए की जाए, यानी वहाँ पर मकसद मुकर्रर हो, तो बेसिकली यहाँ पर ख़ास का वर्ड जो है ज़्यादा सूटेबल है। अगर शराकत किसी ख़ास कारोबार के लिए की जाए उसे मखसूस शराकत कहते हैं। यहाँ से बच्चे हमारा एक क्वेश्चन स्किप हो गया, शराकत अल वजवा की तारीफ। तो शराकत अल वजवा क्या होता है, बेसिकली ये शराकत की एक ऐसी किस्म है, ये इस्लामी निज़ाम के तहत जो है शराकत की किस्म है। तो यहाँ पर होता ये है, कोई भी सदा सरमाया नहीं लाता। इस शराकत में कारोबार कर्ज लेकर या उधार माल खरीद कर शुरू किया जाता है, यानी शराकत अल वजवा में नकद में पैसे कोई भी नहीं लाता बल्कि उधार पैसे लेकर आता है, या फिर उधार पर मशीनरी कोई भी असासाजात खरीद के लाता है और वो कारोबार में लगा देता है। और कारोबार का नफ़ा नुकसान हिस्सेदारों के इनके कारोबार के हासिल किए गए कर्ज की बुनियाद पर तकसीम होता है, यानी जो पैसे उधार ज़्यादा लाएगा इसका मतलब उसका नफ़ा या नुकसान भी ज़्यादा होगा, और एक हिस्सेदार दूसरे हिस्सेदार का नुमाइंदा समझा जाता है। तो बेसिकली शराकत अल वजवा में सारे पैसे जो हिस्सेदार हैं वो नकद नहीं लेके आते बल्कि उधार पे लेके आते हैं, और इसके उलट जो होता है वो शराकत अल अनान होता है, यानी वहाँ पर सारे हिस्सेदार जो है वो नकद में ही सरमाया कारोबार में लाकर लगाते हैं, यानी उधार लेकर नहीं आते। तो बेसिकली शराकत अल वजवा में उधार पर जो है सरमाया लाकर कारोबार में लगाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास बच्चे क्वेश्चन है बालिग हिस्सादार। तो बालिग नाम से पता चल रहा है ऐसा शख्स, ऐसा हिस्सादार जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो उसको कहते हैं बालिग हिस्सादार। नाबालिग हिस्सादार, तो नाबालिग बालिग के बिल्कुल उलट है, यहाँ लिखा हुआ है माइनर। बच्चे माइनर को मेजर भी कहते हैं।
ऐसा हिस्सेदार होता है जिसकी उम्र 18 साल से कम होती है, उसे कहते हैं नाबालिग हिस्सेदार। और यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, शरारती कानून में नाबालिग को कारोबार में हिस्सेदार बनाने पर कोई पाबंदी आयद नहीं है। यानी अगर हिस्सेदार इनकार कर दे नाबालिग को शरारती कारोबार में आने से, शरारती कारोबार में हिस्सेदार बनने से, तो ऐसा हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर ये लाइन इस तरीकाकार से लिखी गई है। नेक्स्ट है हमारे पास सीनियर हिस्सेदार। तो बच्चे नाम से हम आसानी से समझ सकते हैं, ऐसा शख्स जो शरारती कारोबार में सरमाया भी ज़्यादा लगाता है और उसका तजर्बा भी ज़्यादा होता है। अब हम इसके उलट ऑपोजिट जाएं तो यहाँ हमारे पास आता है जूनियर हिस्सेदार। तो जूनियर हिस्सेदार वो हिस्सेदार होता है जो कारोबार में पैसे भी कम लगाता है और उसका तजर्बा भी कम होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नुमाइशी या बराए नाम हिस्सेदार। तो नुमाइशी या बराए नाम हिस्सेदार बेसिकली इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉमिनल। नॉमिनल के अलावा इसको कैसी पार्टनर भी कहते हैं। इसके नाम से समझ आ रहा है सिर्फ नाम का हिस्सेदार है। नुमाइशी दिखावा बराए नाम सिर्फ नाम का होना। तो अब इसकी बात की जाए, इसकी डेफिनेशन की, ऐसा शख्स जो शरारती कारोबार में ना ही पैसे लगाता है, ना ही इंतजामी अमूर में शिरकत करता है, बल्कि वो सिर्फ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए शरारती कारोबार में हिस्सेदार बन जाता है, उसे कहते हैं नुमाइशी हिस्सेदार। बेसिकली ऐसा कब होता है, जब किसी शख्स का सोसाइटी में अच्छा नाम होता है तो हम उसे कहते हैं कि तुम हमारे शरारती कारोबार के ना हिस्सेदार बन जाओ, तुम्हारी वजह से जो है आवाम हम पर ज़्यादा यकीन करेगी और हमारा जो कारोबार है वो बढ़ेगा। तो ना ही वो पैसे लगाता है, ना ही इंतजामी अमूर में शिरकत करता है, सिर्फ वो जो है हमें फ़ायदा पहुँचाने के लिए हिस्सेदार बन जाता है और ये सिर्फ नाम का हिस्सेदार होता है। नेक्स्ट हम यहाँ से पढ़ते हैं, हमारे पास लिखा क्या है, ऐसा हिस्सेदार जो ना ही कारोबार में पैसे लगाता है, ना ही इंतजामी अमूर में शिरकत करता है। इसके अलावा ज़ाहिर है इंतजामी अमूर में शिरकत नहीं कर रहा, इसका मतलब इसके नफ़ा नुकसान में भी कोई हिस्सा नहीं होता। ये सिर्फ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को नफ़ा पहुँचाने की वजह से कारोबार में हिस्सेदार बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिवालिया। दिवालिया हिस्सेदार ऐसा हिस्सेदार होता है जो अपने वजाबात यानी जिम्मेदारियाँ, यानी अगर कोई शख्स था उसने कारोबार के लिए जो कर्जा लिया था और वो कारोबार में लगाया था, लेकिन वो कर्जा वापस नहीं कर पाया, तो इसका मतलब हम उसे कहेंगे उस शख्स का दिवालिया हो गया है। तो वो दिवालिया हिस्सेदार है। ऐसा हिस्सेदार जो अपने हिस्से के कारोबारी वजाबात यानी जो उसने किसी से कर्जा वगैरह लिया हुआ था अदा ना कर पाए, उसे दिवालिया हिस्सेदार कहते हैं। ऐसी सूरत हाल में दूसरे हिस्सेदार इसके वजाबात को आपस में तकसीम कर लेते हैं। जब किसी शख्स को हम दिवालिया हिस्सेदार कह देते हैं तो इसका मतलब है फिर बाकी सारे हिस्सेदार उसने जो पैसे देने होते हैं जो वो अदा नहीं कर पा रहा होता, तो बाकी सारे हिस्सेदार आपस में तकसीम करके उसे अदा कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, खुफिया या पोशीदा हिस्सेदार से क्या मुराद है। तो खुफिया या पोशीदा इसका मतलब है, देखा जाए तो बच्चे ये नॉमिनल के बिल्कुल उलट है। मतलब बराए नाम नुमाइशी हिस्सेदार के खुफिया यानी पोशीदा, पोशीदा का मतलब ही छुपा होना है, सीक्रेट, तो ये इसके बिल्कुल उलट है। ऐसा शख्स जो पैसे लगाता है शरारती कारोबार के इंतजामी अमूर में शिरकत भी करता है, उसका नफ़ा नुकसान में भी हिस्सा होता है। तो बेसिकली ये सारी की सारी सेम वही लाइन्स है, लेकिन यहाँ पर सारा कुछ होगा, लेकिन उसे अवाम जो है शरारती कारोबार के हिस्सेदार के तौर पे नहीं जानती, उसे कहते हैं खुफिया यानी पोशीदा हिस्सेदार। तो यहाँ लिखा क्या, ऐसा हिस्सेदार जो कारोबार में सरमाया भी लगाता है, इंतजामी अमूर में शिरकत भी करता है, लेकिन लोग इन्हें शराकत में हिस्सेदार के तौर पर नहीं जानते। तो बेसिकली इस तरीकाकार से हमारे पास ये डेफिनेशन। उसके अलावा देखा जाए तो बच्चे ये जूनियर की है, लाहौर बोर्ड में तो नहीं आई, लेकिन देखा जाए सीनियर हिस्सेदार की डेफिनेशन आई है, इसका मतलब जूनियर की भी आ सकती है, तो ये इसके बिल्कुल उलट होगी। उसके अलावा हम एक और डेफिनेशन देख लेते हैं, लाहौर बोर्ड में तो नहीं आई लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कारकुन हिस्सेदार। बच्चे कारकुन हिस्सेदार को मुस्तैद हिस्सेदार भी कहते हैं, यानी एक्टिव पार्टनर। तो एक्टिव के नाम को याद रखना है, ये इंतजामी अमूर में शिरकत करेगा, यानी ऐसा शख्स जो शरारती कारोबार में सरमाया लगाता है और इंतजामी अमूर में शिरकत भी करता है। इसका मतलब है कारोबार की कामयाबी का इन्हिसार इस पर होता है, इसे कहते हैं कारकुन या फिर मुस्तैद हिस्सेदार, इंग्लिश में इसे कहते हैं एक्टिव पार्टनर। तो यहाँ लिखा क्या, ऐसा हिस्सेदार जो कारोबार में सरमाया लगाने के अलावा इंतजामी अमूर में भरपूर हिस्सा ले और कारोबार की कामयाबी का इन्हिसार बहुत हद तक इसकी सलाहियतों पर हो, इसे कहते हैं कारकुन हिस्सेदार। अब बच्चे हम इसके उलट बात करें तो इसके उलट जो हमारे पास है उसे कहते हैं, बेसिकली इसके उलट भी लाहौर बोर्ड में पहले कभी भी नहीं आया, उसे कहते हैं गैर मुस्तैद गैर कारकुन।
हिस्सेदार। और इंग्लिश में इसके तीन तीन नाम है, नॉन एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर और डोरमेंट पार्टनर। तो इसका मतलब है गैर मुस्तैद, यानी वो इंतजामी अमूर में शिरकत नहीं करेगा। तो ऐसा शख्स, ऐसा हिस्सेदार जो कि कारोबार में सरमाया फराहम करने के अलावा उसका नफ़ा नुकसान में हिस्सा भी होता है, यानी वो नफ़ा नुकसान का जिम्मेदार होता है। सिर्फ इतनी सी बात है कि वो इंतजामी अमूर में शिरकत नहीं करेगा क्योंकि वो गैर मुस्तैद है, उसमें सलाहियतें नहीं है शराकती कारोबार में शिरकत करने की। तो यही चीज़ यहाँ लिखी है, लेकिन कारोबार के इंतजामी अमूर की अंजाम दही में इसका कोई हिस्सा नहीं होता। इसे कहते हैं गैर मुस्तैद हिस्सेदार। एक बात बच्चे यहाँ पर माइंड में रखिएगा, अगर आप ये डेफिनेशन पढ़ना चाह रहे हैं, आपके बोर्ड से रिलेटेड है, तो ये डेफिनेशन जो है उर्दू में बेसिकली जो है इधर उधर लिख दी गई है। यानी ये हमारे पास जो डेफिनेशन है ये बेसिकली नुमाइशी हिस्सेदार की बेसिकली बच्चे ये जो हमारे पास डेफिनेशन है ये हमारे पास थोड़ी सी जो है वर्डिंग को चेंज किया गया है। यहाँ पर ये डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये हमारे पास स्लीपिंग पार्टनर को हम लोग जो है गैर कारकुनी हिस्सेदार और नॉमिनल पार्टनर को नुमाइशी हिस्सेदार कहते हैं। यानी ये हमारे पास जो है इस तरीकाकार से यहाँ पर थोड़ी सी डेफिनेशन ख़राब लिखी हुई है। बिल्कुल इसी तरह उर्दू में भी जो लिखी हुई है वो इधर उधर हो चुकी है। यानी ये हमारे पास जो डेफिनेशन है ऐसा हिस्सेदार जो कि कारोबार को सरमाया फराहम करने के अलावा नुकसान का भी जिम्मेदार होता है, लेकिन वो इंतजामी अमूर में शिरकत नहीं करता। तो इसका मतलब इससे बेसिकली हमारे पास इस साइड की तरफ आना चाहिए। यानी ये हमारे पास कहलाएगा स्लीपिंग पार्टनर, और स्लीपिंग पार्टनर को हम लोग गैर कारकुनी हिस्सेदार कहते हैं, ना कि नुमाइशी कहते हैं। तो इसका मतलब है सिर्फ इंग्लिश में यहाँ डेफिनेशन सही लिखी हुई है, बाकी उर्दू में जो अल्फाज लिखे गए हैं वो इधर उधर है। और इसी तरीकाकार से उर्दू में जो डेफिनेशन लिखी गई है वो भी हमारे पास राइट की लेफ्ट साइड की तरफ है और लेफ्ट की राइट साइड की तरफ है। तो बेसिकली आप काइंडली ये ध्यान से डेफिनेशन याद कीजिएगा। वैसे बता दिया गया, पहले भी मैंने ऑलरेडी बताया। नॉन एक्टिव को स्लीपिंग डोरमेंट पार्टनर कहते हैं। इसका मतलब है ये शख्स इंतजामी अमूर में शिरकत नहीं करता। और नॉमिनल पार्टनर की बात की जाए, यानी ये सिर्फ नाम के होते हैं। इसका मतलब है ना ही पैसे लगाते हैं, ना ही इंतजामी अमूर में शिरकत करते हैं, ना ही इनका नफ़ा नुकसान में कोई हिस्सा होता है। सिर्फ ये अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए जो है कारोबार के हिस्सेदार बन जाते हैं। तो बेसिकली इसकी इस तरह से डेफिनेशन है और इसकी इस तरह से डेफिनेशन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है तनसीही शराकत शराकती कारोबार की मनसूखी से क्या मुराद है, यानी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है शराकती कारोबार को मुकम्मल तौर पर बंद करना। अगर हम कहें हम शराकती कारोबार को बंद कर रहे हैं, इसका मतलब है हम उसके साथ फ़रोख्त करेंगे, यानी कारोबार को फ़रोख्त करेंगे। जितने भी एसेट्स हैं, मशीनरी या बिल्डिंग पड़ी हुई है वहाँ पे, तो फर्नीचर सब कुछ बिल्डिंग में जितना भी मतलब सॉरी फर्नीचर वगैरह है, तो हम सब कुछ सबसे पहले सासाजात फ़रोख्त करेंगे और इसके ज़रिए से अपने सबसे पहले वजाबात अदा करेंगे। यानी जो हमने शराकती कारोबार के नाम से कर्जा ले रखा है वो हम वापस करेंगे। तो इसका मतलब है शराकती कारोबार के खात्मे से क्या मुराद है, शराकत के खात्मे से मुराद शराकती कारोबार को मुकम्मल तौर पर बंद करना, इसकी कानूनी हैसियत को ख़त्म करना। यानी शराकती कारोबार के खात्मे से मुराद इसके वजाबात की अदायगी और असासाजात की फ़रोख्त है। तो सासाजात फर्नीचर, बिल्डिंग में पड़ा हुआ जो है हमारे पास मशीनरियाँ, सब कुछ हम सेल कर देंगे। तो बेसिकली हमारे पास जो है इस चैप्टर की यही जो है इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है। आपने सब ध्यान से काइंडली इसको याद कीजिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है।